कहानी की शुरुआत होती है खुले आसमान के नीचे, जहां एक वाइवन हवा में उड़ रहा होता है। उसकी उड़ान ऐसी होती है, बिल्कुल आजाद, बिना किसी रोक टोक के, जिसे नीचे जमीन से एक कैरेक्टर देख रहा होता है। यही हमारा कहानी का मेन प्रोटोगोनिस्ट है। एस्टर उस वाइवन की आजादी को देखकर उस दिन वो डिसीजन लेता है कि अब वो मैजिकल हाउस डेक्कलन की ट्रबल शूटर की ड्यूटी से रिटायर हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, जहां एस्टर किसी को पकड़े खड़ा होता है, यह बताते हुए कि अब वही आखिरी बचा है। होठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस आदमी की गर्दन को बांध देता है। सामने वाला गुस्से में आरोप लगाता है कि उसने अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स छुपा रखी है, वो स्किल्स जो किसी ऑर्डिनरी ट्रबल शूटर के पास कभी नहीं हो सकती। उससे ग्रिमोर के बारे में सवाल करना शुरू करता है। वह आदमी ताना मारते हुए एस्टर से पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि उसके जैसे एक हंटिंग डॉग को हंट करने के लिए हाउस डेक्लन की पूरी फोर्स आ जाएगी। एस्टर के लहजे में फैमिली के लिए गहरी नफरत होती है। उन्हें ऐसे स्कम के तौर पर बयान करता है जो रैबिट डॉग्स की तरह मल्टीप्लाई होकर फैलते हैं। फिर एस्टर के पूछने पर आदमी मान लेता है कि उसे ग्रिमोर का इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन एस्टर उसके रिलेंटलेस पीछा करने से अंदाजा लगा लेता है कि इस किताब की कीमत बहुत ज्यादा है। आदमी उसकी ओर देखते हुए ग्रिमोर तुरंत सौंप देने की मांग करता है और बदले में उसे डेक्लन में वापस ट्रबल शूटर की पोजीशन दिलाने का ऑफर देता है, वह भी हंटिंग डॉग जैसी गाली के साथ। एस्टर इस ऑफर पर बस हंस देता है, तंज कसते हुए सोचता है कि एक मियर ट्रबल शूटर मैनेजर के पास आखिर क्या अथॉरिटी है ऐसे वादे करने की। वह मैजिक से उसे हवा में उठाता है और पूछता है कि मरने से पहले उसके पास कोई आखिरी शब्द है क्या। तभी अचानक एक तीसरा शख्स सीन में कदम रखता है और एस्टर के चेहरे से सारी मौकरी गायब हो जाती है। उसका इंट्यूशन सायरन बनकर गूंज उठता है, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि यह इंसान खतरे का दूसरा नाम है। एक आदमी जिसकी बॉडी से एक जबरदस्त ईविल एनर्जी की ओरा फैल रही होती है। संगीत, वो शांति से ग्रीटिंग देता है और अपनी पहचान बताता है। फेरन वॉन डेक्लन ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की रूलिंग मैजिकल हाउस डेक्लन का हेड। फेरन सीधे एस्टर से कहता है कि ग्रिमोर दे दे और फिर बात करेंगे। एस्टर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने अपने दशकों की सर्विस में फैमिली हेड को पहली बार देखा था। फेरन एक लेजेंड माना जाता है, डेक्कलन के इतिहास का सबसे ताकतवर मेज। एस्टर मन ही मन सोचता था कि यह आदमी असल में किस तरह का होगा, लेकिन एस्टर उसकी बात का जवाब एक रड और चौंकाने वाले अंदाज में देता है। कहता है कि वह उसे इरिटेट कर रहा है और उसकी हार्ड वन स्पिल्स चुराने की कोशिश कर रहा है। फरेन उसकी इस बदतमीजी पर हल्का सा सार्कास्टिक लाफ देता है। उसी पल एस्टर को अफसोस होता है कि उसने पहले देखे गए वन को डिवावर क्यों नहीं किया, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा है कि फेहरन की ओरा उसकी जिंदगी में देखी किसी भी चीज से कहीं ज्यादा डरावनी और ताकतवर है। फेहरन समझाता है कि सबसे आसान तरीका तो यह है कि वो उसे मारकर ग्रिमोर छीन ले, लेकिन फिर एक दूसरा ऑप्शन देता है, ग्रिमोर सौंप दो, डेक्कलन में वापस सर्विस करो और बदले में उसके सारे क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे। फेरन उसकी कॉम्बैट टैलेंट की तारीफ करता है, मानते हुए कि उसे अफसोस है कि उसने यह टैलेंट पहले नहीं पहचाना। वो इस बात से भी प्रभावित होता है कि स्लम्स का एक गंदा राइट इतनी ट्रिवियल ट्रबल शूटर स्किल्स को इतने एडवांस्ड लेवल तक पहुंचा सकता है। फिर वह उसे एक ब्राइट फ्यूचर का सपना दिखाने की कोशिश करता है। सोचता है कि डेक्लन के पंखों पर सवार एक तेज धार वाला ब्लेड कितना ऊंचा उड़ सकता है और फैमिली नेम में कितना ग्रेटनेस जोड़ सकता है। अंत में वह उसे अपने साथ खड़े होकर हिस्ट्री बनाने का इनविटेशन देता है। एस्टर इस ऑफर को मानने का नाटक करता है, लेकिन एक चालाक मुस्कान के साथ एक शर्त रखता है। फेहरन अपनी फैमिली हेड की सीट उसे दे दे, तभी नेगोशिएशन होगा। यह सुनकर फेहरन के चेहरे पर हंसी और गुस्से का मिलाजुला भाव साफ नजर आने लगता है। फिर वो फेहरन को याद दिलाता है कि वो उसकी लड़ाइयों को देख रहा था। उसी मोमेंट पर एस्टर अपने मैजिक का इस्तेमाल ट्रबल शूटर मैनेजर पर करता है और मॉकिंगली पूछता है कि अभी जो मैजिक मूव वो एग्जॉस्टेड ट्रबल शूटर मैनेजर पर अप्लाई कर रहा है, उससे कितने लोग मरे होंगे। यह सुनकर फेरन का गुस्सा भड़क उठता है। वो चेतावनी देता है कि अगर यह रास्ता चुना है तो मौत सामने होगी। एस्टर मान लेता है कि यह सच है, लेकिन एस्टर फिर भी फैमिली हेड पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, मगर उसका अटैक फेहरन बिना किसी एफर्ट के अपने बैरियर से रोक लेता है। एस्टर चुनौती देता है कि फरेन खुद उनके बीच की पावर गैप माप कर देख ले। फेरन चैलेंज स्वीकार करता है और कहता है कि पहले उसे डिसिप्लिन करेगा। फेरन अपना मैजिक कास्ट करता है। फेरन का पहला अटैक एस्टर किसी तरह डज कर पाता है, लेकिन सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता कि एक और मैजिक सर्कल अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। एस्टर सोचता है कि यह थी डेक्कलन हेड की असली ताकत, जिसमें एक्सप्लीट करने लायक कोई भी ओपनिंग नहीं थी। उसके चेहरे और हर हलचल से साफ दिख रहा होता है
कि वह अंदर से कितना स्ट्रगल कर रहा है। फेहरन उसे उसके चैलेंज की याद दिलाता है, कहते हुए कि कुछ चीजें टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, जैसे उनकी पावर के बीच का विशाल अंतर। फिर वो एक और हमला करता है, जिससे एक भारी एक्सप्लोजन होता है। स्मोक के बीच से फेरन पूछता है कि क्या अब नेगोशिएशन पर विचार बदल गया है, बताते हुए कि वह उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन बस मुश्किल से। एस्टर काउंटर करता है कि क्या फेरन उसे स्वीकार करेगा अगर वह अब भी सिर झुका दे और डेक्लन की छाया में लौट आए। लेकिन फेरेन जवाब देता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उस पर भरोसा करेगा। खून से लथपथ चेहरा उठाते हुए एस्टर कहता है कि अब वह डॉग फूड खाने से तंग आ चुका है। एस्टर फेरन के ऊपर एक जबरदस्त ब्लू लाइटनिंग का अटैक छोड़ता है, लेकिन फेरन अपनी बैरियर से उसे आसानी से रोक लेता है। वो गुस्से में गरजता है कि कौन फिर से कुत्ता बनना चाहेगा, चाहे कॉलर कितना भी फैंसी हो और घर कितना भी बड़ा। फेरन उसे फूल कहकर इंसल्ट करता है और अपनी ओवरवेलमिंग पावर को अनलीज करने की तैयारी करता है। एस्टर उस नजारे से हक्का बक्का रह जाता है। आसमान में पर्पल लाइटनिंग का एक विशाल तूफान घूम रहा होता है। उसी पल उसे समझ आता है कि उस दिन उसने आसमान में उड़ते वाइवन को क्यों देखा था। उसका कारण उसकी सफरिंग और वो आजादी थी जिसकी उसे गहरी चाह थी। फेहरन के जबरदस्त हमले के बावजूद एस्टर जमीन पर डटा रहता है। फेहरन उसकी यह सहन शक्ति देखकर मानता है कि उसे लगा था यह हमला उसे मार देगा। फेरन पूछता है कि क्या अब उसे पावर का फर्क महसूस हो रहा है, और एस्टर मानता है कि फेहरन की ताकत वाकई घिनौनी है। एस्टर पूछता है कि क्या फेहरन चाहता है कि वह फिर से ट्रबल शूटर बने, लेकिन फेहरन साफ करता है कि उसका मतलब ट्रबल शूटर की पोजीशन से नहीं है, और वह अपना असली और चौंकाने वाला ऑफर बताता है। एस्टर को डेक्लन के अधीन एक एफिलेटेड फैमिली, बोन फैमिली का हेड बना देना। एस्टर यह सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वह सोचता है कि डेक्लन फैमिली, जिसकी अथॉरिटी इंपीरियल पावर के बराबर है, उसे अपनी किसी लॉयल फैमिली का हेड बनाने की पेशकश कर रही है। एस्टर ग्रिमोर को देखता है और पूछता है कि क्या यह किताब ही उसका असली गोल थी। फेरन कहता है कि वह अब भी खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा है।